तो मेरी कहानी भी कोई अलग नहीं थी। मैंने भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले प्लान कर लिया था कि मुझे IAS ही बनना है। तो वहाँ खड़े होकर डिसाइड हो रहा था कि इंग्लिश मीडियम लेना है कि हिंदी मीडियम लेना है। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम लेने की, बिकॉज हम लोग उस टाइम भी छठी क्लास में A फॉर एप्पल B फॉर बॉय सीख के आए थे। तो मैंने जानबूझ के कंप्यूटर साइंस ड्रॉप कर दिया कि मैं इसमें अपना करियर नहीं बना सकता। देखिए पढ़ाई जो है ना केवल वो नहीं है जो आप क्लासरूम में करते हैं। और एयरटेल के आउटबाउंड में मैंने नेहरू प्लेस में मैंने कॉलिंग भी की है 1 साल 1 महीना। हमको ये ज़रूर लगा था कि एक तरफ तो इसने 50,000 रुपये की नौकरी छोड़ दी है और ऊपर से 20,000 रुपये हमसे लेगा। और हाँ, पापा को लगा कि भाई डिफेंस में काम किया है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2.5 साल काम किया। लाइब्रेरी थी साउथ ब्लॉक में, तो मैं लंच टाइम्स में पूरा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता था। मैं अगर कहूँगा कि दुख नहीं हुआ तो मैं झूठ बोलूँगा। देखो 1 हफ्ते तो बिल्कुल मूड ख़राब रहता है। उस हफ्ते में आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। जो फिल्में नहीं देखी हैं आपने तैयारी के दौरान, उन फिल्मों को देखिए आराम से। अपने आप को रिलैक्स करिए। जरूरी नहीं चिरागों से रोशन हो ये दुनिया, कुछ घर तालीम से भी रोशन हुआ करते हैं। वेलकम टू शिक्षा.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज हम इस स्पेशल वीडियो में अपनी स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने जिंदगी स्टार्ट करी इंजीनियरिंग से, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मर्चेंडाइजर के रूप में नोएडा में एक एक्सपोर्ट कंपनी में, एक टेक्सटाइल कंपनी में काम भी किया। बट नाउ ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ नगर निगम कॉरपोरेशन इन गाजियाबाद। मिलते हैं महेंद्र सिंह तंवर जी से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा.com पर। नमस्कार जी। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि बहुत ही वेरीड प्रोफाइल है, अलग अलग तरह का प्रोफाइल है आपका। आपके पिताजी डिफेंस फोर्स में नौकरी करते थे एंड देन आप यू ग्रेजुएटेड इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मर्चेंडाइजर की नोएडा में नौकरी करी और आज वो लड़का गाजियाबाद के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आता है जो शायद पूरे भारत के नगर निगम में कहीं और देखी नहीं जाती, जैसे कि गार्बेज फैक्ट्री, कूड़ा जो है नष्ट करने वाली फैक्ट्री। तो ये परिवर्तन किस कारण हुआ, किस बेसिस से हुआ, उसका प्रमुख कारण ये था, क्या था इस पूरे परिवर्तन का, इस पूरे ट्रांजिशन का? कभी प्लान नहीं किया था यहाँ तक आने का कि किस तरह से आएंगे, लेकिन जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती गई और लगा कि हाँ हम कुछ मैं बेटर कर सकता हूँ दोनों के लिए, खुद के लिए भी और अब हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी। तो जब भी इस तरह के मौके आए तो मैंने उनको कभी छोड़ा नहीं। जब बिकॉज यू आर इन अ डिफरेंट स्फीयर ऑल टुगेदर, आज आप एक शहर को चला रहे हैं, एक शहर की सिविक फैसिलिटीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, नाली, सड़क, सीवर, इन सब की बातें करते हैं। और एक ज़माना था कि आप कपड़े कैसे बनेंगे, किस रंग के बनेंगे, किस तरह बनेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर पहले आपने पढ़ाई करी और उसके बाद नौकरी करी। क्या सोच के आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी? जैसे आपने कहा कि मेरे फादर जो हैं वो डिफेंस में उन्होंने सर्व किया, 22 राजपूत में वो थे। और उनकी भी एक कोशिश ये थी कि मैं या तो डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करूं या मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। हरियाणा में हर घर में आदमी स्पोर्ट्स को एक करियर अपॉर्चुनिटी मानता है। तो मैं रेसलिंग वगैरह भी हम लोग करते थे जब गांव में थे, लेकिन वो कभी करियर के रूप में डेवलप नहीं हुआ, वो एक खेल के रूप में ही रहा। और उसके बाद में फोकस ये होता था कि 12th क्लास करने के बाद में आप किसी तरह जो है पुलिस फोर्स या डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन जाए। ये हरियाणा के गांव के हर घर का एक कहानी है। तो मेरी कहानी भी कोई अलग नहीं थी। मैंने भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले प्लान कर लिया था कि मुझे IAS ही बनना है। मेरी लाइफ में जो मोड़ आया वो 2001 में आया, जब मैं 8th क्लास मैंने पास की। और 8th क्लास में मैं गाँव में पढ़ता था। तो मेरी जो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई है वो गाँव के बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कानौर जो मेरा स्कूल का नाम था। मैं अपनी पढ़ाई वहीं से मैंने पूरी करी। और उसमें ये हुआ कि वो बाई चांस मैं गांव में टॉप किया मैंने। और हरियाणा बोर्ड में उस वक्त 75% मार्क्स थे। तो 75% मार्क्स जो हैं उस पर आप गांव में टॉपर हैं। तो घर वालों को लगा कि शायद ये एक लड़का ऐसा है जो पढ़ने लिखने में ठीक है। तो मेरे भाई साहब हैं, वो मेरे कज़न है, वैसे तो मेरी बुआ के बेटे हैं, लेकिन वो रेसलिंग करते थे खुद, वो इंडिया के लिए खेले हुए हैं। तो उनका भी ये था कि चलो इसको पढ़ने का शौक़ है, पापा फौज में हैं, मम्मी घर में अपना घर चलाती हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है कि मैं बहुत ध्यान दें या मुझे पढ़ने के लिए शहर में भेजें। तो वो अपने साथ, मुझे रोहतक में मेरा गांव पड़ता है टेक्निक बेसिकली, तो मुझे अपने साथ भिवानी में उनका गांव पड़ता है, वहाँ लेके चले गए। तो आगे की पढ़ाई जो है उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कराई। तो 9th और 10th 11th और 12th मैंने भिवानी में अपनी पूरी की। एक पब्लिक स्कूल है, बाल भवन पब्लिक स्कूल, तो मैंने वहाँ से अपनी 9th क्लास से लेके और 12th क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं गया था। तो गांव में बेशक मैंने टॉप किया था, लेकिन जाते ही घर वालों को एक खुशी होती है ना कि लड़का हमारा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, तो इसको इंग्लिश मीडियम दिला देते हैं। तो मैं जब सेठी बुक शॉप होती है हलवासिया स्कूल के बगल में, जहाँ से हम भी अपनी किताबें लेते थे,
तो वहाँ खड़े होकर डिसाइड हो रहा था कि इंग्लिश मीडियम लेना है कि हिंदी मीडियम लेना है। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम लेने की, बिकॉज हम लोग उस टाइम भी छठी क्लास में A फॉर एप्पल B फॉर बॉय सीख के आए थे, तो बहुत इंग्लिश को लेके एक हवा रहता था हमेशा। तो मैंने उस टाइम डिसीजन किया कि नहीं, मैं तो पास भी नहीं हो पाऊंगा इंग्लिश मीडियम में इस टाइम पे, और अभी एक तो शहर का प्रेशर, क्योंकि गांव से आप शहर में आते हो, और दूसरा एक लैंग्वेज का भी प्रेशर अगर हो जाएगा तो 2 प्रेशर एक साथ मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने फिर 9th क्लास में हिंदी मीडियम में एडमिशन लिया और 10th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा। फिर 11th क्लास में नॉन मेडिकल लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गया। तो क्योंकि PCM तो मैथ वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स चूज़ किया, तो उसमें 12th क्लास पूरी करी। फिर मैंने NDA का एग्ज़ाम भी दिया, मेरा NDA रिटन एग्ज़ाम हो भी गया था, और मैं SSB देहरादून मैंने अटेंड किया है 2005 में। तो उस वक्त मैं GD में आउट हो गया था। तो GD में आउट हुआ तो कोई बुरा नहीं माना इस चीज़ का कि ठीक है, शायद मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, डिफेंस मेरे लिए शायद वो डेस्टिनी नहीं है। तो मैंने उसके बाद ट्राई भी नहीं किया, एक बार ही ट्राई किया। पापा की इच्छा थी कि मैं आगे डिफेंस फोर्सेस को सर्व करूं, तो AIEEE का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा रैंक आया। तो मुझे थोड़ा सा रोकूंगा आपको, जो आपने डिफेंस ट्राई किया, क्या सोच थी पापा सोचते थे, पापा चाहते थे इस कारण किया, या आप चाहते थे इस कारण किया? मुझे लगता है घर में एक वो माहौल था, मतलब मेरी बहुत ऐसा पैशन नहीं था मुझे कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन ही करना है। अगर रहा होता तो शायद मैं दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में जाता, मैंने उसके बाद अटैम्प्ट भी नहीं किया। तो संभवतः वो मेरा खुद का डिसीजन नहीं था, वो पेरेंट्स का एक जो अपब्रिंगिंग हुई है फैमिली में, क्योंकि मेरे नाना फौज में है, मेरे दोनों मामा फौज में हैं, मेरे फादर फौज में हैं, तो वो एक फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो फौज का है। तो वो एक इम्प्रेशन शायद आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और आप बच्चे होते हैं 12वीं क्लास में, बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो बहुत सारे डिसीजन आप आसपास जो चीज़ें होती हैं उसी को देख के प्रभावित होते हैं। तो फिर वो जब लगा कि मैं शायद इसके लिए नहीं बना हूँ, तो मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया हुआ था बीच में। तो मेरा जो है, मुझे उस टाइम ऑप्शन मिल रहा था, YMCA फरीदाबाद मुझे मिल रहा था कंप्यूटर साइंस, और TIT कॉलेज भिवानी में ही है, वहाँ पे। कितनी रैंक आई थी आपकी AIEEE? मुझे याद नहीं था, 17,000 के आसपास कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 12-13 साल पुरानी बात होगी अब तो। उस टाइम पे YMCA फरीदाबाद, लेकिन मुझे काउंसलिंग हिसार में हुई थी हमारी, तो उसमें मुझे मिल रहा था। बट मैं बहुत डरा हुआ था कंप्यूटर को लेके कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो मैं मैंने एक बार, मुझे याद है कि कंप्यूटर लैब में हम जब जाते थे, कई बार बंक भी मार लेते थे, तो जो कंप्यूटर लैब में माउस पकड़ने का वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं था। वो कर्सर जो है वो अपने मर्जी से पता नहीं कहाँ घूमता था। अच्छा। तो मैं उसको लेके बड़ा स्केप्टिकल था, मुझे लगता कि मैं शायद इसके लिए नहीं बनाऊँ, तो मैंने जानबूझ के कंप्यूटर साइंस ड्रॉप कर दिया कि मैं इसमें अपना करियर नहीं बना सकता। तो मैंने फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, क्योंकि क्रिएटिविटी को लेके थोड़ा सा मेरा फोकस था, तो टेक्सटाइल में भी मैंने फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग एक ब्रांच होती है, मैंने वो ब्रांच चूज़ की थी कि इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट और फैशन एस्पेक्ट, क्योंकि मैं स्केचिंग पेंटिंग भी करता था, तो वो एक इम्प्रेशन था कि चलो इस तरफ जाते हैं, कुछ नया करते हैं। तो मैंने फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग टेक्सटाइल में एक ब्रांच होती है, उसको मैंने चूज़ किया और उसको लेके मैं आगे बढ़ा। किस कॉलेज से किया? TIT कॉलेज है भिवानी में, JD बिरला साहब ने इसको 1943 में इस्टेब्लिश किया था। बहुत ही रिनाउंड और पाइनियर कॉलेज है। इसका जो एलुमनाई बेस है वो भी इतना बड़ा है कि आप किसी भी टेक्सटाइल सेक्टर के किसी भी फैक्ट्री में चले जाएंगे तो आपको हमारे कॉलेज की एलुमनाई मिल जाएगी। मतलब कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ हैं आपने भिवानी में बिताए टिल योर इंजीनियरिंग। बिल्कुल। और उस टाइम भी मैंने हॉस्टल लाइफ को प्रेफर किया, हालांकि मेरे जो बुआ जी का घर था वो बगल में ही था, 8 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाके हॉस्टल में रहना पसंद किया, क्योंकि हॉस्टल में आप बहुत कुछ सीखते हो। मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में हॉस्टल में रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपने खुद के एक ब्रिंगिंग आपको खुद की अच्छी करनी है, आसपास के माहौल से सीखना है। मुझे लगता है कि जैसे हम मतलब चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा का प्रभाव आपके जीवन पर है, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं हॉस्टल लाइफ में भी जो आपको शिक्षा मिलती है वो भी आपके जीवन को शेप करती है। देखिए, पढ़ाई जो है ना केवल वो नहीं है जो आप क्लासरूम में करते हैं। मुझे लगता है कि जो हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि दुनियादारी को जानना भी ज़रूरी है, ये भी एक एजुकेशन है। और वो कब होगी, जब आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों को कैसे आपको हैंडल करना है, अपने आप को कैसे उन लोगों में रहने लायक बनाना है, बहुत कुछ सीखते हैं आप लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हॉस्टल लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा। मैंने कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मैं CTA अपैरल्स नोएडा में कंपनी है D235 में, तो वहाँ पे हम लोग जॉब करते थे। मैं मर्चेंडाइज़र का मैंने रोल किया और कुछ ब्रांड्स थे वहाँ पे, स्ट्रीट वन, क्या भी और इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो मैंने हैंडल किए थे। कितने समय किया? मैंने लगभग 2 साल के करीब मैंने किया, 2009 से लेकर 11 तक, दिसंबर 10 में छोड़ा था। पहली बार था कि आप भिवानी से बाहर निकले किसी ऐसे बड़े शहर में इतने दिन तक रुकने के लिए? हाँ, यू कैन से दैट।
मतलब बीच में हम लोग उस तरह के लोग थे कि जो एक्सपेरिमेंट करने से बाज नहीं आते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि जब थर्ड ईयर के बाद में या सेकेंड ईयर के बाद प्रोबेबली मुझे याद है कि जब वो 1.5 महीने का वैकेशन मिलता है, मैं तब भी दिल्ली आके रह गया था। कटवारिया सराय में मैं उस टाइम रहा था और एयरटेल के आउटबाउंड में मैं नेहरू प्लेस में मैंने कॉलिंग भी की है 1 साल 1 महीना। और कॉलिंग केवल इसलिए की थी कि शायद कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर करना है। जॉब कभी दिमाग में नहीं था कि जॉब करना है, तो हम तो इस तरह की चीज़ें भी करते रहते थे, बट वो कभी फॉर्मल लाइफ में शेयर नहीं की। मतलब एक कॉल सेंटर की नौकरी भी करी, उसके बाद में मर्चेंडाइजर का भी काम किया। ये जो सीड था ऑफ बिकमिंग एन IAS और सिटिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, ये पहली बार आपके दिमाग में कब आया? देखिए, मेरा जो स्कूल है बाल भवन स्कूल, वो भिवानी के जो कलेक्टर हैं, DC जिसको हम बोलते हैं, DM बोलते हैं और DC बोलते हैं, वो DC के अंडर आता है। तो हमारे जो मेन फंक्शंस होते हैं उनमें DC साहब का आना जाना लगा रहता था। कोई एनुअल फंक्शन है जो है, तो उनको देख के ये लगता था कि मतलब ये एक लाइफ है जिसको मैं पसंद करता हूँ। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। TL सत्यप्रकाश साहब, मुझे याद है, DC थे जब मैं स्कूल में था, तो मैं एक दिन उनसे बात करके उनके कैंप ऑफिस में मिलने चला गया था। तो मैं उनसे मिला हूँ और कभी जब मैं दोबारा IAS बना तो उनसे मेरी बात भी हुई। तो अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हो पुरानी मेमोरीज। तब ये केवल एक वो था, अट्रैक्शन टाइप का था। फिर जब कॉलेज में मैं गया तो 2005 बैच से कौशल राज सर जो हैं अभी जो DM बनारस हैं, ये भी हमारे कॉलेज भिवानी से ही हैं, TIT। हाँ, तो कॉलेज में हमारे से जो पिछला बैच था उस बैच तक को उन्होंने पढ़ाया भी है। तो सर जो हैं जब सेलेक्ट हुए 2005 में, तो वो कॉलेज में अपना स्पीच देने के लिए आए थे। तो वो स्पीच मैंने भी सुनी थी। तो मैं उस टाइम पे लगता था कि यार IAS बनने के लिए पता नहीं कितना पढ़ना होता होगा, और हम लोग तो हॉस्टलर्स हैं, इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास। तो ये सब बीच बीच में बातें आती रही हैं सामने, बट कभी ये नहीं हुआ कि मुझे यही करना है। अगर ऐसा होता तो शायद मैं जॉब नहीं करता। बट मैंने 2 साल जॉब की है, और 2 साल जॉब करने के बाद में काफ़ी कुछ वहाँ से सीख के, और डिसीजन मेकिंग जो है ना वो मैच्योर होती है कि नहीं, ये तो नहीं करना है। तो मुझे लगा कि शायद ये वो लाइफ नहीं है जो मैं अगले 30 साल कर सकूँ। आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब आप पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, आपको ये लगा कि हाँ ये अच्छी नौकरी हो सकती है, लेकिन बिलीफ नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा। ये बिलीफ कब आया कि आप IAS क्लियर कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने कहा कि ये तो नहीं कर सकता, तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, मर्चेंडाइजिंग छोड़ देते हैं, ये कंफर्म था? हाँ, ये कंफर्म था। तो मैंने दिसंबर 2010 में मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर लगा कि शायद जॉब भी ज़रूरी है, तो कोई ऐसी जॉब पकड़ी जाए जो साथ में वीकेंड्स जिसमें फ्री होते हों और काम पढ़ाई भी साथ साथ की जा सके। तो मैं साकेत में मैंने शिफ्ट किया अपने आप को। अंधेरिया मोड़ पे भी रहा हूँ मैं। तो अंधेरिया मोड़ पे मैं रहा PG में, और वहाँ पे साकेत में एक बाइंग ऑफिस था। तो एक्सपोर्ट हाउस से ऊपर एक बाइंग ऑफिस होता है, वो प्रोडक्शन नहीं देखते, वो केवल ऑफिस वर्क होता है। तो मैंने वो किया कि शायद मुझे फ्री टाइम मिलेगा पढ़ने का। दूसरी टाइम पर मैंने SSC की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था, एग्ज़ाम दे के फिर अप्रैल 2011 में मैंने वो जॉब भी छोड़ दी 4-5 महीने के बाद में। कि वो एक ट्रांजिशन था जो मैंने लिया था, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक बड़ी चीज़ होती है। आपको सारे डिसीजन लेते वक्त ये देखना होता है कि आपके फंड्स कहाँ से आएंगे तैयारी करने के लिए। तो अगेन मेरे जो भाई साहब हैं उन्होंने मुझे हमेशा फीड किया जब भी ज़रूरत पड़ी, तो वो मुझे फीड करते थे, और वो एक मोटिवेशनल लीडर के रूप में मेरे साथ रहते थे। एंड उस दौरान प्रोबेबली मैं कहूँगा शायद आपके जीवन का वो स्ट्रगल पीरियड था। उस दौरान हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली? मैं तो कहूँगा, देखिए, जैसे मेरे खुद की फैमिली है तो उनको तो इस बात को से फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, इनफैक्ट उनको ये ज़रूर लगा था कि एक तरफ तो इसने 50,000 रुपये की नौकरी छोड़ दी है, और ऊपर से 20,000 रुपये हमसे लेगा। और तो मतलब ट्रेडिशनल मिडिल क्लास जो डायलेमा होता है वो भी आपकी लाइफ में था। और सिस्टर्स की शादी करने का टाइम भी वही होता है लगभग। तो वो फिर जो भाई साहब हैं उन्होंने बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। उन्होंने सिस्टर्स की शादियाँ भी अपने तरीके से की, अपने खर्चे से की, और उसके बाद मुझे पढ़ाई के लिए जब भी चाहे कोचिंग की फ़ीस है चाहे जो भी है, वो भी उन्होंने अपने स्तर से ही फीड किया। अभी मैं एक शिक्षाविद का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात मैंने उनसे पूछी थी कि बच्चों को टिप्स दीजिए जो UPSC के। तो उन्होंने मुझसे कहा था, अवध ओझा जी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन में एक कृष्ण का होना बहुत आवश्यक है। तो शायद मेरी लाइफ में कृष्ण जो है मेरे भाई साहब थे। तो वो लास्ट मोमेंट तक जो है मुझे आज भी गाइड करते हैं, और आज भी जब भी कभी लगता है कि कोई डिलेमा है, कोई दुविधा है, तो मैं शेयर करता हूँ सारी बातें। मैं बहुत सारी बातें अपने फादर से शेयर नहीं करता, तो मैं अपने भाई से कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। आपने SSC किया? फिर SSC मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो मुझे एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बिकॉज मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था काफ़ी। तो वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो फिर ये डिलेमा आया कि आगे क्या करना है। तो आप इंस्पेक्टर कस्टम्स भी जा सकते हैं, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स भी जा सकते हैं,
और आप दिल्ली में मिनिस्ट्रीज़ में असिस्टेंट के पद पे भी जा सकते हैं। तो मैंने इंस्पेक्टर का पद ऊपर नहीं भरा, मैंने असिस्टेंट मिनिस्ट्री में जाना पसंद किया क्योंकि आपको दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। You got selected in SSC. हाँ। Which year? 2011 का जो एग्ज़ाम था, मैंने जॉब छोड़ दी थी फिर वो, तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट हो गया फिर। तो फिर मैंने असिस्टेंट का जो पद है वो लेना उचित समझा क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में रहने का मौका मिल रहा था। और अगर आपकी तैयारी आगे बढ़ती है यूपीएससी की तो कुछ कोचिंग्स, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होता है क्योंकि उस कंपटीशन के माहौल में रहना होता है आपको। तो मैंने वो भी किया। तो मैंने अक्टूबर 2012 में मैंने ज्वाइन किया इसमें एसएससी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मतलब जिंदगी आपको डिफेंस फैमिली से डिफेंस डिपार्टमेंट में ले गई। वो भी इसकी पीछे भी स्टोरी थी। जैसे मैंने कहा कि एनडीए मैंने छोड़ा था बिकॉज मेरे फादर चाहते थे कि मैं डिफेंस को सर्व करूं। तो अगेन एक मौका मुझे मिला जब मैं लिस्ट चेक कर रहा था कि मैं मिनिस्ट्री कौन कौन सी चूज़ कर सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले एमओडी भरा कि अगर मिला तो इसी में जाएंगे और कुछ टाइम के लिए सर्व करेंगे डिफेंस। पापा को खुश कर देना है। हाँ, पापा को लगे कि भाई डिफेंस में काम किया है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2.5 साल काम किया। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट था। तो वहाँ पे साउथ ब्लॉक में मैं था। तो साउथ ब्लॉक में जो हमारे डायरेक्टर थे वो कर्नल होते थे। जैसे आई स्टिल रिमेंबर जीपी सिंह साहब थे पैरा से, वो मेरे डायरेक्टर थे, कर्नल जीपी सिंह साहब। उसके बाद में कर्नल टीपीएस कौंसल साहब आए। उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज झा थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे लाइफ में जो इनफैक्ट सिविलियन लाइफ से भी, पाठक जी थे, ये तिवारी जी थे, ये सब लोग थे। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं तैयारी करता था तो इनका भी सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। जैसे आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे जब ऑफिस का टाइम होता था तो कभी मुझे ज़्यादा लंबा नहीं बैठना पड़ता था। अगर कोई छोटा मोटा असाइनमेंट बचता भी था तो ये लोग पूरा कर लेते थे। कहते तुम जाओ, तुम्हारी क्लास करके आओ तुम। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो बड़े मुझे लगता है याद रहते हैं। और आज भी हमारे रिलेशंस वैसे ही हैं। मैं सबसे मिलता हूँ आज भी उतना ही रिस्पेक्टफुली। एक हमारे ब्रिगेडियर IAS घुमन साहब थे तो मैं उनसे भी आज भी कनेक्टेड हूँ। तो इन सब लोगों ने सहयोग किया और तभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हो जब आसपास का एक एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम अच्छा होता है। लाइब्रेरी थी साउथ ब्लॉक में तो मैं लंच टाइम्स में पूरा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता था। तो 1-1.5 घंटा जो लंच टाइम मिलता था 1 घंटे का, तो 10-15 मिनट ऊपर नीचे करके 1 से 1.5 घंटे। साथ में कोचिंग भी करते थे उसी टाइम पे? शाम में मैं ऑप्शनल की कोचिंग करता था। तो ऑप्शनल की कोचिंग करने के लिए मैं जीएस की कोचिंग नहीं करते थे? जीएस की कोचिंग ज़्यादा नहीं की है, थोड़ा बहुत मैंने लुकमान IAS करके जिया सराय में था जहाँ मैं रहता था, वहाँ से मैंने किया था। मेंस जो है हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने चूज़ किया था। तो हिस्ट्री ऑप्शनल की जो पढ़ाई है वो इनसाइड IAS में बाल्यान सर हैं, तो बाल्यान सर के साथ में मैंने किया है। तो ये जो जॉब के दौरान 2.5 साल जो थे वो जब आप इतने बड़े लोगों से मिलते हो, सीनियर लोगों से मिलते हो, तो जो बिलीफ है वो आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि येस आई कैन डू दैट। तो वो बिलीफ सिस्टम यहाँ पे मैच्योर हुआ। 2012 में मैंने प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ मेरा। 2013 में दोबारा प्रीलिम्स दिया। जब आपने 2012 में पहला प्रीलिम्स दिया, 1 साल क्या पूरी तैयारी हो चुकी थी या आधी तैयारी थी? कितनी तैयारी हुई थी? तैयारी तो एक लगभग ऐसे था कि मैं अटैम्प्ट ले सकता हूँ। और प्रीलिम्स भी मेरा 1.25 मार्क्स से छोटा था। तो 1.75 से इनफैक्ट 190 का कट ऑफ था उस साल। 188.25 स्कोर था मेरा प्रीलिम्स में। तो वो एक क्वेश्चन का इधर उधर की बात थी, तो प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। बट मेंस की तैयारी उस साल भी थी। फिर पैटर्न चेंज हो गया 13 में, तो मैंने CSET आ गया था। और इसके अलावा जो है वो आपका ऑप्शनल जो है 1 कर दिया गया था। तो मैंने पवेड छोड़ दिया था और हिस्ट्री रख लिया था। तो हिस्ट्री से मैंने 13 में भी एग्ज़ाम निकाला। मेरे मेंस हमेशा अच्छे रहे हैं। मतलब मैं प्रीलिम्स से स्ट्रॉन्ग मेंस आज भी मानता हूँ, क्योंकि और वो अच्छी बात है कि स्कोरिंग वही है, प्रीलिम्स स्कोरिंग भी नहीं है, वो केवल एक क्वालिफाइंग है। तो मेरा स्कोर जो था अच्छा स्कोर था। आई स्टिल रिमेंबर 624 स्कोर था मेरा 2013 के एग्ज़ाम में। लेकिन इंटरव्यू का स्कोर 124 था मात्र। तो इंटरव्यू मेरा काफ़ी गया तो अच्छा था, बट पता नहीं शायद मैं अपनी बात ठीक से रख नहीं पाया हूँगा। तो मेरा स्कोर जो था 275 में से 124 था। ये उस साल जो इतने लोग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ये वन ऑफ द लोवेस्ट अगर आप 10 निकालेंगे तो उनमें से था। तो ये एक अजीब एक्सट्रीम था मेरी लाइफ में। हुआ ये कि बीच का एक रास्ता निकला, कम से कम मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं IRTS मुझे मिला, तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में मैं गया और मैं ट्रेनिंग कर रहा था लखनऊ में। उसी टाइम पे मैं मेंस लिख के गया था अगले साल का भी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपका नहीं हुआ और आपने मेंस में अच्छे मार्क्स लेकर आए, इंटरव्यू में कम मार्क्स रहे, तो दुख हुआ? हाँ, होता है। मैं अगर कहूँगा कि दुख नहीं हुआ तो मैं झूठ बोलूँगा। सबको होता है। जब भी लाइफ में कुछ आप जब उम्मीद करते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती है तो दुख होता है, होना भी चाहिए और हुआ भी।
लेकिन वो कितने दिन होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। सो व्हाट हेल्प्ड यू कम बैक स्ट्रांगली एंड अटेम्प्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर? देखो, एक हफ्ते तो बिल्कुल मूड खराब रहता है, उस हफ्ते में आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। जो फिल्में नहीं देखी हैं आपने तैयारी के दौरान, उन फिल्मों को देखिए आराम से, अपने आप को रिलैक्स करिए। तो आराम से फिर मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया, फिर दोबारा जो है क्लासेस स्टार्ट की और एक मोमेंटम जो है बनता चला गया। ऐसा मैं थोड़ी देर के लिए और रुकूंगा कि ऐसा जब मौका होता है कि जब आप अचीव करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप नज़दीक थे और आपको नहीं मिल पाया, क्या वो सपोर्ट सिस्टम होता है जो काम आता है? कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं मिला, मुझे मिला, बट वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। मैं उस टाइम इस बात की खुशी भी थी मुझे कि इंटरव्यू का स्कोर इतना कम होने के बाद भी मैं लिस्ट में था। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस लिस्ट में नहीं रह पाए थे, तो आई वॉज लकी, और मैं इस बात को अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था कि मेरा सिलेक्शन कम से कम हुआ है, मैं लिस्ट में हूँ कम से कम। तो दुख हुआ लेकिन कम दुख हुआ। हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स सिस्टम की आप जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सिस्टम आपकी फैमिली होती है और फ्रेंड्स होते हैं। तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सिस्टम होता है, और फिर उसके बाद आप खुद होते हैं। तो यही कुछ टीचर्स कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करें तो फ्रेंड्स के नेटवर्क से दूर हो जाएं और जितने भी ऐसे डाइवर्जेंट वाली चीज़ें हैं उनसे अलग हो जाएं। आपके देखिए, मेरा ये मानना है कि दोस्त रहें, बट अच्छे दोस्त रहें, और जो आप चूज़ करते हैं लाइफ में वही आपकी लाइफ को और आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। द काइंड ऑफ पीपल यू विल कनेक्ट, उसी तरह से आप अपनी लाइफ को जीते हैं। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, डाइवर्ट क्यों करेंगे वो लोग? उनकी कोई खुशी तो है नहीं कि आप डाइवर्ट करें। कितना गैप रखना है, कितनी बातें करनी है, आपको डिसाइड करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, और अल्टीमेटली जितने भी आसपास जो जिन चीज़ों की बातें कर रहे हैं आप, वो आपकी स्कीम का हिस्सा होना चाहिए। आप किसी स्कीम का हिस्सा ना बने, आपका टाइम आपके हाथ में है। अब हम बात हैं सेकंड अटेम्प्ट पे। आपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारियां करी, उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने अटेम्प्ट लिया, और जो गलतियाँ मैंने सीखी उसको भी मुझे फोकस करना था। तो मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मैंने हर बार बाउंस बैक किया। जैसे 2012 में प्रीलिम्स जब नहीं हुआ था तो उसका मार्जिन था कि मैं 1.75 स्कोर से मार्जिन था मेरा, नहीं निकाल पाया मैं। अगले साल कट ऑफ थी 205 और मेरा स्कोर था 246। तो वो एक इंश्योर किया कि जहाँ पे गलती हो रही है ना, उसको टारगेट करो। ऐसे ही फिर जब देखा कि इंटरव्यू मेरा ख़राब हुआ है, मेंस मेरा अच्छा हुआ है, तो मेंस को मैंने और बेटर करने की कोशिश की। तो 749 के आसपास स्कोर था, 748 या 749। इंटरव्यू में मेरा जो स्कोर था 172 था। तो ये जो मार्जिन है कि आपने 124 से 172 की जो जर्नी आपने अचीव की है, मेंस में पिछली बार स्कोर 624 था, बट सब लोगों का इसी रेंज में था। और इस साल जो रेंज थी वो 740, 750, 760, 780 के आसपास की रेंज थी। तो मैं सेकंड टाइम में भी उस कैटेगरी में था कि मेरा मेंस अच्छा है, और इंटरव्यू मेरा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा स्कोर था, 200 स्कोर के लोग भी थे, बट 172 ने ये इंश्योर कर दिया कि इट वाज बेटर देन योर प्रीवियस अटेम्प्ट एज वेल। और आईएएस मुझे मिलेगा, ये इंश्योर हो गया था। जो सेकंड अटेम्प्ट में आपने मेंस में और इंटरव्यू में जो ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, इसके लिए कुछ विशेष तैयारियां पहले साल से हटकर करी थी, या फिर उसी तरह से जो तैयारियां कर रहे थे जैसे पहले साल किया? कुछ हटके तो नहीं होता है, लेकिन आप बस कंपटीशन में बने रहते हो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते हो। इंटरव्यू के लिए भी प्रैक्टिस की अलग से? थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना, अपनी बात को ठीक से कहने का। दोस्तों से बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनसे इस तरह से पूछना कि मेरी बातचीत में क्या आपको झलकता है, कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। और देखिए, कुल मिला के अगर स्कोर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है, कमियां दिखती ही नहीं है। जब स्कोर कम रहता है तब कमियां दिखाई देती हैं। सेकंड अटेम्प्ट में आपने अच्छे मार्क्स करिए, आउटपुट क्या मिला? मैंने 899 रैंक था मेरा। उसके बाद कितनी कैजुअली मेरा 899 रैंक था, आसानी से मिलता रहता है। नहीं, मतलब अच्छा था, और मैं कम से कम लिस्ट में था। दूसरी बार 341 रैंक आया, तो मुझे आईएएस मिल गया। और चूँकि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता था तो मुझे यूपी काडर में आईएएस मिला। और उसके बाद ट्रेनिंग मसूरी में हुई। मसूरी में ट्रेनिंग करने के बाद में जो हमारी जो फील्ड में पोस्टिंग्स होती हैं, मैंने बहराइच में जो है असिस्टेंट कलेक्टर, और इसका योर फर्स्ट पोस्टिंग इन बहराइच में। बहराइच के बाद में फिर प्रॉपर एक हमारे 3 महीने का बाद में भारत सरकार में भी एक टेन्योर होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में मैं 3 महीने रहा। और उसके बाद फिर जो पहली पोस्टिंग आती है वो एटा में आई थी मेरी, तो मैं एसडीएम एटा रहा हूँ 1.5 साल। और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट को देखने के लिए सीडीओ की पोस्टिंग होती है, तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में मैंने शाहजहाँपुर में काम किया। और उसके बाद अर्बन सेक्टर में म्यूनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद मैं अगस्त 2020 से
यहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी। नाउ जब सिलेक्शन हुआ, पिताजी का क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था जो आपको आर्म फोर्सेस के लिए देखते थे भविष्य में, और आपने एसएससी क्लियर करके शायद उस ड्रीम को पूरा भी किया था? बीच में क्या उनको लगा कि यार नौकरी छोड़ के जो है बेवकूफ़ी कर रहा है, पता नहीं आईएएस क्लियर, लेकिन जब सपना पूरा हो गया, जब आपने अचीव कर लिया, उनका क्या रिएक्शन था घर वालों का? देखिए, जब सिलेक्शन हुआ था, ऑनेस्टली बताऊँ तो उनको पता नहीं था कि आईएएस क्या होता है। अच्छा, हाँ, उनको ये ज़रूर पता था कि डीसी कोई चीज़ होती है, जैसे डीएम यहाँ पे बोला जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई डीसी जो होता है वो मतलब बड़ा पद होता है, तो लड़का जो है डीसी लग गया है। तो इस तरह के इमोशंस होते हैं गांव में। मेरे फादर और मदर जो गांव से बिलोंग करते हैं, आज भी हम लोग गांव में ही रहते हैं, तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड है। तो उनको बहुत, मैं देखता हूँ कि उसमें और अब में कोई बहुत फ़र्क नहीं आया है। वो तब भी खुश रहते थे, अब भी खुश हैं। हाँ, उनको ये अच्छा लगता है कि अब जब लोग बात करते हैं तो एक अच्छे से एक होता है कि उनका लड़का जो है आईएएस हो गया है। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शिक्षा.com से बात करने के लिए। थैंक यू सर।